नीट की तैयारी, लाखों स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा सिलेबस और एक सपना। खासकर बायोलॉजी, जहां हर पन्ना, हर लाइन मतलब जरूरी लगती है। तो इस जानकारी के समंदर में गोता कहां से लगाएं? सबसे कीमती मोती कहां मिलेंगे? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास कुछ सुराग हैं। एक अनुभवी टीचर का यूट्यूब वीडियो है जिसमें बॉटनी के 21 सबसे जरूरी टॉपिक्स बताए गए हैं। दूसरा सुराग है एक वेबसाइट का डेटा एनालिसिस जो पिछले कई सालों के पेपर्स के पैटर्न को दिखाता है। और सबसे बड़ा सुराग, वो किताब जहां सारे राज छिपे हैं, NCERT। हमारा मिशन है इन सुरागों को जोड़कर बायोलॉजी के कोड को क्रैक करना और यह समझना कि कुछ टॉपिक्स इतने जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। हम उस लिस्ट के पीछे छिपे क्यों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक टीचर का बरसों का अनुभव और ठंडा बेजान सा दिखने वाला डेटा दोनों एक ही कहानी सुनाते हैं। और हम जेनेटिक्स जैसे विषय की आत्मा को छुएंगे, उसे इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि वो बोझ नहीं बल्कि एक रोमांचक कहानी लगे। ये कहानी है कि हम क्यों हैं। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं पहले सुराग से। वो यूट्यूब वीडियो। टीचर ने बड़े भरोसे से कहा है कि बॉटनी के ये 21 टॉपिक्स कर लिए तो नीट क्वालिफाई करना लगभग पक्का है। लिस्ट में मॉर्फोलॉजी से लेकर इकोलॉजी तक सब कुछ है, लेकिन कुछ नाम हैं जो बार बार ध्यान खींचते हैं, जैसे सेल साइकिल में प्रोफेज की स्टेजेस, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और यहीं पर हमारा दूसरा सुराग यानी डेटा एनालिसिस कहानी को और दिलचस्प बना देता है। जब हम पिछले सालों के पेपर्स का वजन देखते हैं तो 2 चैप्टर्स पहाड़ की तरह सबसे ऊंचे खड़े नजर आते हैं। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जिसका वेटेज है लगभग 10%। 10%। और दूसरा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का आणविक आधार, जिसका वेटेज 14% तक है। 14%। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉटनी के आप कह सकते हैं लगभग 1/4 सवाल वो सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर से आ सकते हैं। हाँ, ये तो मतलब गेम चेंजर है। बिल्कुल। यूट्यूब वाले सर भी तो यही कह रहे थे कि इन चैप्टर से हर साल 7 से 9 सवाल तक आ जाते हैं। तो साफ है हमारी जांच की शुरुआत जेनेटिक्स से ही होनी चाहिए। चलिए NCERT की मदद से इस पहले कोड को क्रैक करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से, जो NCERT भी पूछता है कि भाई हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है, या आम के बीज से आम का पेड़ ही क्यों उगता है। सही। और ये सवाल यही तो जेनेटिक्स की नींव है। यहीं से वंशानुगति यानी हेरिडिटी और विविधता यानी वेरिएशन की कहानी शुरू होती है। और इस कहानी का पहला हीरो एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक मठ में काम करने वाला पादरी ग्रेगर मेंडल। बिल्कुल। और मेंडल का असली जीनियस ये नहीं था कि उन्होंने मटर के लंबे और बौने पौधे गिने। उनका जीनियस ये था कि उन्होंने बायोलॉजी को पहली बार गणित की नज़र से देखा। उनसे पहले लोग सिर्फ देखते थे, वर्णन करते थे। मेंडल ने आंकड़े इकट्ठे किए, उनमें पैटर्न ढूंढे और भविष्यवाणी की। उन्होंने बायोलॉजी को एक ऑब्जर्वेशनल साइंस से एक प्रेडिक्टिव साइंस में बदल दिया। ये एक क्रांति थी। तो उन्होंने किया क्या था? उन्होंने एक लंबे और एक बौने मटर के पौधे का क्रॉस करवाया और जो पहली पीढ़ी हुई, हाँ, F1 पीढ़ी, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी बौना पौधा नहीं है। यहां मुझे एक सवाल आता है, बौनेपन का वो गुण क्या बस गायब हो गया, नष्ट हो गया? ये तो अजीब है। असली जादू तो तब हुआ जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। जो अगली पीढ़ी आई F2, हाँ। उसमें बौने पौधे अचानक फिर से सामने आ गए। लगभग 1/4 पौधे बौने थे। यहीं से मेंडल ने कारक या फैक्टर्स का आइडिया दिया, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हर गुण के लिए, जैसे पौधे की लंबाई, एक कारक नहीं बल्कि कारकों का एक जोड़ा जिम्मेदार होता है। एग्जैक्टली। और इस जोड़े के दोनों सदस्य एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। इन्हें आज हम अलील कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए मान लीजिए एक अलील है T, टॉल के लिए, और दूसरा है T, ड्वार्फ के लिए। अच्छा। तो एक पौधे में ये जोड़ा TT, TT या TT हो सकता है। यहीं से जीनोटाइप, जो अंदर का जेनेटिक मेकअप है, TT, हाँ, और फिनोटाइप कि पौधा बाहर से कैसा दिखता है, लंबा या बौना, ये कॉन्सेप्ट आया। बिल्कुल। तो F1 पीढ़ी में जब सभी पौधे लंबे थे, उनका जीनोटाइप TT रहा होगा।
यहीं से उनका पहला नियम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, है ना? कि जब दो अलग अलग अलील एक साथ हों तो सिर्फ एक ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, जो डोमिनेंट या प्रभावी होता है। हाँ। यहाँ टी ने टी को दबा दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर वो दूसरा सवाल, हाँ, F2 पीढ़ी में बौनापन वापस कैसे आया? इसका जवाब उनके दूसरे नियम में छिपा है, विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम कहता है कि जब एक जीव अपने युग्मक बनाता है, यानी स्पर्म या एग, तो अलील का जोड़ा अलग हो जाता है। अच्छा। हर युग्मक में उस जोड़े में से सिर्फ एक ही अलील जाता है। तो टीटी वाले पौधे से जो युग्मक बनेंगे, उनमें से आधे में टी जाएगा और बाकी आधे में टी जाएगा। ओहो, तो इसी को दिखाने के लिए हम वो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, सही कहा ना? जहां हम एक तरफ मेल पेरेंट के टी और टी लिखते हैं और दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट के, और फिर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखते हैं, टीटी, टीटी और टीटी। और इसी टीटी कॉम्बिनेशन की वजह से बौने पौधे फिर से दिख गए। कमाल है। यही तो खूबसूरती है, गणित के जरिए उन्होंने बायोलॉजी का एक नियम खोज निकाला। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम समझ में आता है, पर क्या असल जिंदगी में हमेशा सब कुछ इतना सीधा होता है? मतलब एक गुण दूसरे पर हमेशा हावी ही होता है? मैंने तो ऐसे फूलों के बारे में भी पढ़ा है जहां एक लाल और एक सफेद पेरेंट से गुलाबी बच्चा पैदा होता है। वो तो इस नियम में फिट नहीं बैठता। बहुत बढ़िया सवाल, और यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, नियमों को चुनौती देना। आप सही हैं, प्रकृति मेंडल के नियमों से कहीं ज्यादा जटिल और खूबसूरत है। जिसे आप गुलाबी फूल कह रहे हैं, वो अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है, जहां कोई भी अलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता और एक मिला जुला असर दिखता है। अच्छा, अमीर बनाते हैं। तो मेंडल ने हमें विरासत के नियम दिए। उन्होंने बताया कि फैक्टर्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को आगे ले जाते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाए कि ये फैक्टर आखिर है क्या, किस चीज से बना है। इस रहस्य को सुलझाने में लगभग 100 साल लग गए, और ये हमें सीधे हमारे सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पर ले आता है, वंशागति का आणविक आधार। बिल्कुल सही ट्रांजिशन। अगर मेंडल की कहानी क्या के बारे में थी, तो ये चैप्टर कैसे के बारे में है। वो फैक्टर, वो जीन असल में है क्या, और वो काम कैसे करता है। इस कहानी का हीरो है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, और जब 1953 में वॉटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोजा, तो बायोलॉजी में जैसे एक धमाका हुआ। हाँ, वो घुमावदार सीढ़ी जैसी तस्वीर, वो इतनी खास क्यों थी? वो इसलिए खास थी क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर खुद ही उसके काम करने का राज बता रहा था। उस डबल हेलिक्स को देखकर ही समझ आ गया कि ये चीज खुद की कॉपी कैसे बना सकती है। बस सीढ़ी को बीच से खोलो और दोनों हिस्सों पर नई सीढ़ियां बना दो। अच्छा, इसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये भी समझ आया कि इसकी सीढ़ियों के जो डंडे हैं, ATCG, वो एक तरह का कोड है, एक भाषा है जिसमें जीवन की पूरी किताब लिखी है। तो इसीलिए इस चैप्टर में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ये सब टॉपिक्स इतने जरूरी हैं, जैसा कि YouTube वीडियो में भी बताया गया था। एग्जैक्टली। ये सब उसी कोड को पढ़ने और कॉपी करने की प्रक्रियाएं हैं। हाँ, और इसी समझ का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जानना कि हर इंसान का डीएनए कोड थोड़ा बहुत अलग होता है, हमें अपराधों को सुलझाने से लेकर पारिवारिक रिश्ते तय करने तक में मदद करता है। तो आप देख रहे हैं, ये सब मेंडल की कहानी का अगला और ज्यादा गहरा अध्याय है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 टुकड़े जुड़ गए हैं। हमारे पास विरासत के नियम हैं, मतलब मेंडल के सिद्धांत, और हमारे पास वो अणु हैं जो उन नियमों का पालन करता है, यानी डीएनए। लेकिन एक कड़ी अभी भी मतलब गायब है। ये डीएनए एक पेरेंट से बच्चे तक पहुंचता कैसे है? वो कौन सा मैकेनिज्म है जो मेंडल के विसंयोजन के नियम को असल में काम करवाता है? और ये सवाल हमें हमारी जांच के तीसरे और बहुत जरूरी पड़ाव पर ले जाता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ये वो चैप्टर है जो जेनेटिक्स के सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ता है। मेंडल ने कभी क्रोमोसोम नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने जो नियम बताए वो असल में क्रोमोसोम के व्यवहार का ही नतीजा है। अच्छा, तो जब हम मेंडल के दूसरे नियम में कहते हैं कि अलील का जोड़ा अलग होता है, तो असल में क्रोमोसोम का जोड़ा अलग हो रहा होता है जिन पर वो अलील बैठे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान जब युग्मक बनते हैं, तो क्रोमोसोम के जोड़े अलग होते हैं, और हर युग्मक में जोड़े का सिर्फ एक क्रोमोसोम जाता है। यही तो विसंयोजन का नियम है। बिल्कुल। इसीलिए YouTube वीडियो में टीचर ने प्रोफेज 1 की स्टेजेस पर इतना जोर दिया था।
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन। हाँ। क्योंकि पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां क्रोमोसोम अपने हिस्से बदलते हैं। वाह। इसी से विविधता या वेरिएशन पैदा होती है। वाह। तो ये तीनों चैप्टर्स ये असल में एक ही बड़ी कहानी के 3 हिस्से हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बताता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताता है कि ये जानकारी किस अणु में है, सही है। और सेल डिवीजन बताता है कि ये अणु अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है। ये तो एकदम जुड़ा हुआ है। और जब कोई स्टूडेंट इन तीनों चैप्टर्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी की तरह पढ़ता है तो उसे रटना नहीं पड़ता, उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। और नीट में कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल ही सबसे ज्यादा आते हैं। ये तो सबसे जरूरी चैप्टर्स की बात हुई, लेकिन उस लिस्ट में कुछ और भी टॉपिक्स थे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से डबल फर्टिलाइजेशन और इकोलॉजी यूनिट से इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ, और ये टॉपिक्स भी किसी ना किसी अनोखे बायोलॉजिकल प्रोसेस को दर्शाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वो पौधों की दुनिया का एक अजूबा है जो कहीं और नहीं मिलता। अच्छा। और इकोलॉजिकल पिरामिड हमें एक नज़र में पूरे इकोसिस्टम की ऊर्जा का प्रवाह समझा देते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जामिनर के पसंदीदा होते हैं, क्योंकि ये गहरी समझ की मांग करते हैं। तो आज की इस पूरी गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक ये है कि स्मार्ट स्टडी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये समझना भी है कि क्यों पढ़ना है। हमारे सुरागों ने हमें साफ तौर पर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल डिवीजन की तरफ इशारा किया। हाँ। और जब हमने उन्हें खोला तो पाया कि वो अलग अलग विषय हैं ही नहीं, वो तो एक ही कहानी है। और ये कहानी सिर्फ नीट पास करने के लिए नहीं है, ये मेडिकल साइंस की वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। जब वीडियो में टीचर कहते हैं कि इन 21 टॉपिक से नीट क्वालिफाई हो जाएगा, तो इसके पीछे एक गहरा संदेश है। संदेश ये है कि ये टॉपिक्स बायोलॉजी की आत्मा है। इन्हें समझना मतलब जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना, और जो इसे समझ गया उसके लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाती है। आज हमने प्रभाविता के नियम की बात की, जहां एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने सह प्रभाविता के केस में देखा, कभी कभी जिंदगी में कोई बॉस नहीं होता, दोनों पार्टनर बराबर होते हैं। जैसे AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों अपना कमाल दिखाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि मेंडल के नियमों के ये जो अपवाद हैं, क्या वो असल में नियम की कमजोरियां हैं, या फिर वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन किसी एक सीधे सापाट नियम में बंधने के लिए बना ही नहीं है, और उसकी असली खूबसूरती इसी जटिलता में है।